नमस्कार दोस्तों। आज है 21 मार्च और आज का दिन है खास क्योंकि आज है स्प्रिंग इक्विनॉक्स जिसको हिंदी में कहा जाता है बसंत विषुव। तो आइए जानते हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है और क्यों है आज का दिन खास। दरअसल में दोस्तों अगर हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी की तो हमारी पृथ्वी एक इलिप्टिकल पाथ पर यानी कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसी दरमियान हमारी पृथ्वी कभी सूर्य के पास पहुंचती है, कभी सूर्य से दूर जाती है। और हमारी अर्थ क्योंकि 23.5 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है यानी हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो इसी दरमियान हमारे अर्थ पर सीजनल चेंज होता है, रात और दिन छोटे बड़े होते हैं और उसी में एक कंडीशन बनती है जिसे इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। बेसिकली इक्विनॉक्स का मतलब होता है रात और दिन का बराबर होना, यानी कि आज का जो दिन है आज 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे का ही दिन होगा। अदरवाइज कभी दिन बड़ा होता है और कभी रात बड़ी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे मोशन ऑफ अर्थ की तो ध्यान से सुनना। जैसे हमारी पृथ्वी मान लो कि इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं यहां से। 23 सितंबर वाले दिन जो सूर्य है वो सीधा सीधा लंबवत है, कौन सी रेखा पर? इक्वेटर लाइन पर परपेंडिकुलर है। और जब इक्वेटर लाइन पर परपेंडिकुलर होगा तो सर होता क्या है, जैसे मान के चलो ये है इक्वेटर लाइन, सूर्य एकदम कर्क रेखा के इक्वेटर लाइन के ठीक सामने है। तो यहां से इस पृथ्वी का आगे का जो भाग है ये कैसा हो जाएगा, यहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा होगा। तो इसे तो कहा जाता है लाइट सर्कल। इसे क्या कहा जाता है? लाइट सर्कल के नाम से जाना जाता है। और जो पीछे का भाग है इसे कहा जाता है डार्क सर्कल। तो लाइट सर्कल पे क्योंकि लाइट पहुंच रही है तो यहां दिन होगा और डार्क सर्कल पे रात होगी। इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, जो लाइट सर्कल होता है ये एग्जैक्टली इक्वेटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। आगे बात समझ में, यानी कि ठीक इक्वेटर का आधा भाग तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा होता है और आधा भाग सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त कर रहा होता है। अब पूरे के पूरे इक्वेटर का अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो 24 घंटे की टाइमिंग हो गई, हाँ या ना? और आधा अगर उसमें जो जहां पर प्रकाश मौजूद है तो कितना बचा? 12 घंटे का बचा। यानी कि आपको एक लाइन में ये ध्यान में रखना है कि जब जब सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है तब तब रात और दिन कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है यानी कि शरद विषुव की स्थिति बनती है और इस दिन रात और दिन कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके बाद में जब पृथ्वी हमारी ऐसे गति करना शुरू करेगी तो ठीक 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? ठीक 3 महीने बाद हमारी पृथ्वी की जो लोकेशन है वो यहां होगी और लोकेशन यहां होने पर जो सन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन सी लाइन के? तो आपका आंसर होगा सन परपेंडिकुलर हो जाएगा सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, यानी कि मकर रेखा के लंबवत होगा। अब इस वाले डायग्राम से समझना, मैंने आपसे कहा कि 23 सितंबर को जो सूर्य था वो इक्वेटर लाइन पे परपेंडिकुलर था और 3 महीने सूर्य की जो किरणें हैं वो शिफ्ट होने में लग गई कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर। और 22 दिसंबर को सूर्य की जो लोकेशन है वो यहां पर है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अब क्या होगा, यहां से जब पृथ्वी और आगे की तरफ जा रही है तो वापस से इस बात को आप ऐसे कह सकते हो कि सन की पोजीशन वापस से लौट रही है। तो जब आने में 3 महीने का टाइम लगा है तो वापस जाने में कितने महीने का टाइम लगेगा? तो आपका आंसर होगा सर 3 महीने का टाइम लगेगा। और जब पृथ्वी हमारी यहां पर होगी तो फिर से इक्वेटर लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा सन जो है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 महीने का टाइम लगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। आपने देखा इस इक्वेटर लाइन से नीचे सूर्य मैक्सिमम कहां तक गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा तक। 3 महीने में वापस कितने महीने में लौटा? 3 महीने में। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 महीने। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख पा रहे हो कि दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कितने टाइम के लिए परपेंडिकुलर रहा? 6 महीने के लिए परपेंडिकुलर रहा। बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर जब अर्थ और आगे मूव करेगी तो जो 3 महीने की टाइमिंग ठीक होगी उसके ठीक 3 महीने की टाइमिंग में सन अब शिफ्ट कर जाएगा कहां? तो आपका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर। 21 जून की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, इसे समर सॉलिस्टिस के नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे डायग्राम पे वापस आ जाते हैं कि सूर्य की किरणें यहां से शिफ्ट हो रही हैं और नदन हेमिस्फीयर में 3 महीने में यहां पहुंच गया सूर्य 21 जून को। आगे बात समझ में? अब सिमिलरली वापस भी तो लौटेगा कहां पर? इक्वेटर लाइन पर। तो जब वापस इक्वेटर लाइन पर लौटेगा 3 महीने बाद
तो फिर से कहां पर आ गया, वही साइक्लिक ऑर्डर में ये प्रोसेस चलता रहता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सीजन को हम कैसे समझेंगे सर, हम इंडिया के रेस्पेक्ट में समझते हैं। मेरी बात को गौर से सुनना, मैं यहां से आपको मैं क्या नाम है, आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहीं से। 23 सितंबर को सूर्य यहां पर है, ठीक है। अब सूर्य की किरणें जो है ये कहां पर लंबवत है, भूमध्य रेखा पर लंबवत है, और भूमध्य रेखा भारत के नीचे 876 किलोमीटर पर है। अब एक बात बताओ, जब सूर्य यहां से और नीचे की तरफ जाएगा, यानी भारत से दूर जा रहा है, और जब भारत से सूर्य दूर जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में सर आप खुद सोच समझ कर बताओ कि हमारे भारत में जो विंटर सीजन है वो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आपका आंसर होगा हमारे भारत में जो विंटर सीजन है वो घटना शुरू हो जाएगा, मतलब ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो 23 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक का जो टाइमिंग होगा इसे कहा जाएगा विंटर सीजन, शीत ऋतु कहा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमम दूरी पर यहां पर है सूर्य 22 दिसंबर पे, इसके बाद फिर धीरे धीरे सूर्य भारत की तरफ आना शुरू कर रहा है। तो जब सूर्य भारत की तरफ आना शुरू करेगा तो धीरे 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 क्या होगा, हमारे भारत में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और इस सीजन को कहा जाता है फिर स्प्रिंग सीजन, यानी इसे कहा जाता है फिर बसंत ऋतु। आगे बात समझ में। इसके बाद फिर 21 मार्च के बाद में सूर्य जो है वो और इंडिया के पास आ रहा है। जब इंडिया के और पास आएगा तो ऐसी कंडीशन में कौन सा सीजन हो जाएगा, समर सीजन हो जाएगा। कौन सा सीजन हो जाएगा सर, समर सीजन हो जाएगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और 21 मार्च के बाद में, सॉरी 21 जून के बाद में फिर धीरे धीरे भारत से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। जब भारत से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा सर, तो फिर टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो सीजन बनेगा वो बनेगा ऑटम सीजन, यानी कि शरद ऋतु। अब देखो ध्यान से, मुख्यतः अगर देखा जाए तो ऋतु दो ही है, कौन कौन सी, एक तो समर सीजन और एक विंटर सीजन। लेकिन जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है तो आ जाती है बसंत ऋतु, और जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है तो आ जाती है कौन सी ऋतु, ऑटम या शरद ऋतु आ जाती है। बात क्लियर है यहां तक, चलिए जी। तो आपने देखा एक साल में कितने सीजन हुए, 4 सीजन हुए। एक सीजन कितने महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ। और आपको साफ पता चल रहा है यहां से कि शीत ऋतु कब से कब तक, 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक। बसंत ऋतु 22 दिसंबर से 21 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु 21 मार्च से 21 जून तक। और शरद ऋतु 21 जून से क्या नाम है आपका, 23 सितंबर तक। अब ये छोटा और बड़ा दिन कैसे होगा, आप खुद सोचो। दो कंडीशन है, सूर्य का प्रकाश ऐसे यूं सीधा सीधा आ रहा है, परपेंडिकुलर है, और एक यूं तिरछा है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो वहां पे प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा और ज्यादा देर तक रहेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो अब इस पूरे के पूरे उसमें देखो आप कि सूर्य हमारे इंडिया के ऊपर कब है। सर आप देख रहे हो 21 जून को हमारे इंडिया के ऊपर जो कर्क रेखा है वहां पर सूर्य लंबवत होता है। तो इसका मतलब जो हमारा इंडिया है, या फिर हम कह सकते हैं नदन हेमीस्फीयर है, इस नदन हेमीस्फीयर का जो 21 जून है ये होगा लॉन्गेस्ट डे। कैसा डे होगा ये, लॉन्गेस्ट डे होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। आगे बात समझ में। और ठीक 21 जून को अगर हम बात करेंगे, नदन हेमिस्फीयर का बड़ा दिन है, लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को तो ये भारत से काफी दूर शिफ्ट हो गया सूर्य, तो यहां सूर्य की किरणें तिरछी आ रही होंगी। तो याद रखना 22 दिसंबर जो है ये होगा शॉर्टेस्ट डे, ये होगा सबसे छोटा दिन। नदन हेमिस्फीयर का। और सदर्न हेमिस्फीयर का जस्ट उल्टा होता है। आप इसको भारत और ऑस्ट्रेलिया से समझने की कोशिश करना। भारत का जो सबसे बड़ा दिन होगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा होगा, और भारत का जो सबसे छोटा दिन होगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन होगा। तो ओवरऑल यहां से हमें समझना है 4 सीजन के बारे में। एक साल में 2 विषुव होते हैं, एक होता है 23 सितंबर को जिसमें रात और दिन बराबर होते हैं, जिसे शरद विषुव कहा जाता है, और एक होता है 21 मार्च को जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो आज है, और आज के दिन भी रात और दिन कैसे होंगे, बराबर होंगे। 2 विषुव के बीच में कितने महीने का अंतर है, 3 और 3, 6 महीने का डिफरेंस होता है एक विषुव 2 विषुव के बीच में। अब इसी से एक बात और समझना, मैंने आपको एक बात बताई यहां पे, ध्यान से सुनना कि सर नदन हेमिस्फीयर के परपेंडिकुलर सन कितने महीने रहेगा, 6 मंथ।
सदर्न हेमिस्फीयर के परपेंडिकुलर सन कितना रहेगा? 6 मंथ। वेरी गुड। अब एक कंडीशन समझना, ये कंडीशन है सर, आप इसको ऐसे समझो, हमारी पृथ्वी यूं झुकी हुई है, ऐसे यूं झुकी हुई है, और हमने कहा आपसे कि सूर्य जो है वो नदन हेमिस्फीयर के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? नदन हेमिस्फीयर के। और कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको ऐसे यूं देखोगे, तो मेरी बात को गौर से सुनना, यहां नॉर्थ पोल की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ पोल पे तो लगातार फिर 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? तो यहां नॉर्थ पोल पे लगातार 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश रहेगा ही रहेगा। लेकिन वहीं अगर मैं साउथ पोल की बात करूंगा तो यहां सूर्य का प्रकाश कितने टाइम तक नहीं पहुंचेगा? 6 महीने तक। तो यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। यानी जब सन नदर्न हेमिस्फीयर के परपेंडिकुलर रहेगा 6 महीने तक, तो नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन होगा और साउथ पोल पर 6 महीने की रात होगी। वहीं उल्टा समझ लेते हैं इसको, जब सन यहां इसके परपेंडिकुलर होगा सदर्न हेमिस्फीयर के, तो साउथ पोल पर 6 महीने का दिन होगा और नॉर्थ पोल पर 6 महीने की रात होगी। ओवरऑल समराइज कर लेते हैं क्या समझने को आया हमें इस छोटे से एक शॉर्ट वीडियो में। हमारी पृथ्वी पर ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी टिल्टेड पोजीशन में है और सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत रहता है। दूसरा क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी पर कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? टोटल 4 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु और शीत ऋतु। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? रात और दिन का बराबर होना। कितने कितने डिफरेंस पर होते हैं इक्विनॉक्स? 6 महीने के डिफरेंस पर होते हैं, एक साल में 2 होते हैं। हमारे भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ गए होगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले किसी शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।